11 नंबर प्रश्न में है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक नहर है, तो नहर की चौड़ाई है, मान लेते हैं कि ये क्या है, नहर। ध्यान से देखो फिगर को समझने के लिए, ये नहर की चौड़ाई है। नहर का पहला किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है। तो कह रहा है कि एक तट पर जो है नहर के एक किनारे पर टीवी टावर है। ये टीवी टावर है। तो नहर की चौड़ाई हमने माना है ए और, तो नहर का एक किनारा ए हो गया, दूसरा किनारा, तो एक ही किनारे पर दे सकते हो, या तो इस ओर देंगे या उस ओर, किसी और टीवी टावर हम दे दिए। तो टीवी टावर हमने दे दिया जिसकी ऊंचाई क्या है, BC। प्रश्न में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई जानकारी नहीं दी गई है, खरा है इतना कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि जिस तट से देखा जाता है टीवी टावर के शिखर को, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरे तट से देखा जाता है टीवी के टावर को, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर से यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहर AB नहर की चौड़ाई है। नहर का एक सिरा पर टावर है और दूसरे सिरा से यानी दूसरे किनारे से टावर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण 60। करा जहाँ से देखा जा रहा था वहाँ से 20 मीटर और आगे चला गया। जिस बिंदु पर से देखकर 60 डिग्री कोण बनाया गया, वहाँ से 20 मीटर और आगे बढ़ गया व्यक्ति, 20 मीटर और आगे बढ़ गया। तो हो सकता है ये AB है, C, तो यहाँ नाम दे देते हैं इसका D। फिर कह रहा है कि अब इस D बिंदु से टावर के शिखर को एक बार फिर देखा जाता है, तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई कितनी है, हमें जानकारी नहीं है। नहर की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। नहर की चौड़ाई क्या मान लिए, x मीटर। तो टोटल नहर सहित 20 मीटर सहित अगर ये 30 डिग्री के सापेक्ष समकोण जो त्रिभुज बन रहा है, उसकी आधार की चौड़ाई अगर जोड़ेंगे तो 20 जोड़ नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सापेक्ष तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसके लिए आधार 20 तो होगा ही, लेकिन साथ साथ यह x नहर भी आ जाएगा उसमें ना। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा, 20 + x। अब टावर की ऊंचाई नहीं जानकारी है, तो क्या मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई मान लिए h मीटर। जो ऊंचाई वाला स्थान हो उसको h मान सकते हैं, वैसे तो मानने का कोई भी चर राशि मान सकते हैं। यह चित्र किताब में भी दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहर कितना चौड़ा है, तो प्रोसेस इसके लिए अलग से नहीं होगा, हमने कई सवाल पीछे सॉल्व कर दिया है। जब भी फिगर बन जाए तो हमारे पास समकोण त्रिभुज जो दो बन रहा है, दोनों एक 60 डिग्री न्यून कोण के सापेक्ष, एक 30 डिग्री न्यून कोण के सापेक्ष हल करेंगे बारी बारी से, उसी में x का मान निकल जाएगा। सबसे पहले चित्र का एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिखेंगे, माना कि चित्र बनाते समय हमने पहले क्या दर्शाया था, माना कि AB नहर की चौड़ाई है। माना कि AB नहर की चौड़ाई है, AB नहर की चौड़ाई है, जिसके एक किनारे B पर, एक किनारा B है ना, BC टीवी टावर है, B पर BC टीवी टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है।
और दूसरे किनारे ए से टावर के शिखर को देखने पर टावर का शिखर क्या हो गया, सी को देखने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण बनता है, 60 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। तथा उसके बाद ए बिंदु से, या कहेंगे टीवी के दूसरे तट, ये नहर के दूसरे तट से, तो नहर के दूसरे तट से 20 मीटर दूर डी बिंदु पर नहर के दूसरे तट ए से 20 मीटर दूर डी पर से टावर के शिखर का कोण, डी पर से टावर के शिखर का कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। ये हमने चित्र का जितना भी लिखा सारे बात चित्र में हमने दर्शा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम बार बार बताते हैं कि फिगर का एक्सप्लेन के लिए इसे रटना नहीं है, बनाते समय हम ध्यान दिए कि क्या क्या बनाए हैं उसको अपने भाव में लिख लेना, या इसी तरह प्रश्न में भी लिखा हुआ है, प्रश्न के ही शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाम तो हम अपना दिए हैं। अब सारा चीज़ करने के बाद 30 डिग्री के सापेक्ष समकोण बन रहा है न्यूनकोण सापेक्ष, और 60 डिग्री न्यूनकोण के सापेक्ष समकोण बन रहा है। तो बारी बारी से एक एक करके हल करेंगे, उल्टा नहीं होता है, चाहे 30 डिग्री के सापेक्ष समकोण ले या फिर 60 डिग्री के सापेक्ष। तो पहली स्थिति में हम किसके सापेक्ष ले, 30 डिग्री के सापेक्ष में। तो अगर 30 डिग्री के सापेक्ष में लेंगे तो 30 डिग्री के सापेक्ष में कोण डी से बन रहा है, डी बी सी, ये बन रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में कोई दिक्कत, डी बी सी, क्योंकि ये 30 के सापेक्ष बोला, गलतियां नहीं होती है हम किसी भी तरह से हल करें तो। अब डी बी सी में सॉल्व करेंगे तो पहले हमें जानकारी है ए बी सी क्या हो गया, इसका बी सी हो गया एच, हमने माना था, लिख देते हैं। और इसके लिए आधार तो बी से डी तक हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ये दूरी हमें दिया हुआ है जिसको हमने निकाल लिया। और कोण डी कितना न्यूनकोण बना रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इस न्यूनकोण के लिए सामने की भुजा लंब और नीचे जो है आधार है, तो लंब और आधार किस अनुपात को तय करता है, लंब और आधार tan को तय करता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, tan c बराबर लंब बटा tan d बराबर, क्योंकि d है ना यहाँ, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया बी सी, आधार हो गया बी डी। अब मान रख दे tan d के जगह पर tan 30, tan उसके बाद बी सी के जगह पर बी सी का मान h निकाल के रखा है, बी डी का मान 20 प्लस एक्स, tan 30 का मान 1/√3 h बट 20 प्लस एक्स। समीकरण में हल करने के तरीके सिखाए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरे को कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 20 प्लस एक्स को 1 से गुना करोगे 20 प्लस एक्स बराबर h√3, कोई दिक्कत। हम एच ए का मान निकाल लेते हैं, चूँकि एच दोनों में अज्ञात रहेगा तो √3 इधर आ जाएगा ना, तो एच बराबर अगर निकालोगे तो √3 इंटू में है तो 20 प्लस एक्स के बटे में आ जाएगा, 20 प्लस एक्स बटे √3 इंटू में है तो बटे में आएगा ना। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब पुनः हमारे पास एक और त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज बचा हुआ है,
CAB यानी ABC भी कह सकते हैं, CAB भी कह सकते हैं। तो ABC पुनः समकोण त्रिभुज ABC में हम निकाल लिए। इसमें भी जानकारी है ABC बराबर H, इसका भी लंब तो BC ही होगा, और AB बराबर X। दोनों को हमने माना ही है, पहले से ज्ञात नहीं था। और कोण A कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? इसीलिए फिर इसके सापेक्ष भी देखेंगे तो लंब आधार 60 डिग्री के सापेक्ष लंब आधार का ही मान है ना जानकारी। और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? tan। लंब बटा आधार tan होता है, इसलिए tan लिए। tan A बराबर BC बटा AB, BC बटा AB। tan A के स्थान पर रख लेंगे हम 60 डिग्री बराबर BC के बदले में बटा X। tan 60 का मान √3 बराबर H बटा X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H को 1 से गुना करेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा? X √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या देख पाते हैं? दोनों समीकरण को देखने से ज्ञात होता है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को देखें तो गौर करते हैं कि समीकरण 1 में H बराबर 20 + X बाय √3 और यहाँ आया है H = X × √3। अब दोनों जबकि H TV टावर ही है तो क्या एक ही टावर की ऊंचाई भिन्न भिन्न होगा? इसका मतलब एक पक्ष बराबर दर्शा रहा तो दूसरा भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष बराबर रहने का अर्थ यह हो गया कि 20 + X बटा √3 किसके बराबर हो जाएगा? X √3 के बराबर ना। बाय 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो √3 × √3 √3 × √3 तो 3 हो गया। X 3X ना, फिर 20 + X तो 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। X इधर ले आते हैं, 3X में X घट गया, बचा क्या? 20। 3X में X घटाओगे तो क्या बचेगा? 2X बराबर 20, 2 से कट गया 10। X बराबर, हमें प्रश्न में नहर की चौड़ाई पूछा जा रहा था, जिस नहर की चौड़ाई को हमने क्या माना था? X। तो इसका मतलब है कि नहर की चौड़ाई कितनी होगी? X मीटर मतलब 10। अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। हमारा यही जवाब रहेगा। कहीं दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत? कर लो नोट। यहाँ तक तो दिया हुआ है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टीवी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो टीवी टावर की ऊंचाई हमने H माना है, तो H का मान समीकरण 1 में भी दिया हुआ है और 2 में भी है। अगर X का मान हमारी मर्जी है, जिसमें समय कम लगे उसमें रख देंगे, निकल जाएगा H का मान। तो समय कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा झेल हो जाएगा ना। तो एक वाला देखते हैं, बटे में √3 है, मान रखने के बाद परिमयीकरण की समस्या होगी तो सबसे सस्ता है, आसान है क्या समीकरण? तो समीकरण 2 में X का मान कितना रखेंगे? 10 रखने पर तो लिख देंगे टीवी टावर के लिए पुनः फिर से लिखेंगे समीकरण 2 में X बराबर 10 रखने पर, X बराबर 10 रखने पर, तो X बराबर 10 रखेंगे। समीकरण 2 है H बराबर X √3, है ना। तो H के बदले में 10 रख देंगे √3, तो 10 √3 हो गया। H का मान 10 √3 आया। तो अतः टीवी टावर की ऊंचाई क्या हो गया? अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। 10 तो दोनों जवाब प्रश्न में 10 मीटर नहर की चौड़ाई और 10 √3 मीटर टावर की ऊंचाई, यही दोनों जवाब पूछा जा रहा है प्रश्न में। और कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके यह पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
इस प्रश्न को कई बार क्वेश्चन बैंक में भी देखा गया, परीक्षा में ये पूछा गया है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन है, कह रहा है कि उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भवन और टावर दोनों आमने सामने खड़े हैं, ये टावर है तो ये भवन है। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई जानकारी है, कितना है 7 मीटर, लेकिन टावर की ऊंचाई के बारे में अभी प्रश्न में क्लियर नहीं किया गया है, तो टावर की ऊंचाई छोड़ देते हैं। तो टावर का ये भवन का शिखर हो गया, ये बिंदु टावर का शिखर, और निचला बिंदु जहाँ पर खड़ा होता है उसी को तल बिंदु या पाद बिंदु बोलते हैं। ये दोनों तल बिंदु या पाद बिंदु हो गया। नाम दे देते हैं। अगर हम मान ले कि ये भी भवन, ये भी टावर की ऊंचाई है, तो CD भवन की ऊंचाई है, ये CD क्या हो गया, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई प्रश्न में कह रहा है कि टावर भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ एक बेसिक आधार तो देना पड़ेगा ना, आधार के साथ ना 60 डिग्री कोण बनाएगी, आधार नहीं है तो हम भवन के शिखर पर एक काल्पनिक आधार डाल दिए और यहाँ बना रही है कितना डिग्री कोण 60 डिग्री कोण। अब यह जब लंब डाले हैं काल्पनिक आधार के लिए तो इसका भी नाम दे देते हैं DE। कोई दिक्कत। अब स्वाभाविक है कि ये 7 मीटर ऊंचा है भवन, तो ये लंब डालने के बाद 7 मीटर जगह कट गया, यहाँ तक ये जगह कितना हो गया 7 मीटर। इसकी ऊंचाई 7 मीटर के बराबर है, क्योंकि भवन के शिखर से हमने लंब डाला है। भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर है, यहाँ तक 7 हो गया। फिर प्रश्न कर रहा है कि टावर के शिखर का 60, अब पाद का मतलब टावर का ये तल बिंदु जो आधार बिंदु है उसका अवनमन कोण 45 बन रहा है। यहीं से देखा जाता है फिर छते पर से टावर के पाद को भी, तल को भी, और अवनमन कोण तो ऊपर में बनता है, अवनमन कोण ऊपर में बनता है, तो अवनमन 45 बन रहा है। हम पढ़ाए थे कि अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं, तो अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं, तो ये 45 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 45 डिग्री कोण बनेगा नहीं। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है। तो टावर की संपूर्ण ऊंचाई की बात अभी पता नहीं चला है। टावर भवन के शिखर के शीर्ष के बराबर लंब डालने पर 7 मीटर कट गया, लेकिन यहीं तक टावर नहीं है, टावर का हिस्सा और भी आगे भी है। तो शेष हिस्से को मान लेते हैं H, शेष हिस्सा H मान ले, लेकिन H भी तो अकेले टावर की ऊंचाई नहीं है ना, अकेले 7 टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई तो A से लेके B बिंदु तक था, तो इसका मतलब है टावर की संपूर्ण ऊंचाई 7 प्लस H हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई हो गया 7 प्लस H, ये मान लिए। कोई दिक्कत चित्र को समझने में किसी को कोई परेशानी? हम जान रहे हैं कि A भी केवल टावर है, टावर के सामने में CD भवन है। कोई व्यक्ति भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री कोण बनाता है उन्नयन। तो 60 डिग्री बनाएगा तो किसी आधार के सापेक्ष में बनाएगा, तो हम एक आधार लंब खींच दिए, लंब डाल दिए और यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, अब पाद का अवनमन कोण, टावर का पाद का मतलब तल बिंदु का कोण, और तल बिंदु से मिलाएं तो अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है, तो 45 डिग्री बन रहा है ऊपर में। तो अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं, इसलिए उन्नयन नीचे की ओर है, तो ये भी 45 कर दिए। अब दोनों हम प्रयोग करके जवाब निकाल सकते हैं। 45 डिग्री के सापेक्ष हमारा समकोण त्रिभुज, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। दो में किसी एक ही हिस्सा का ही हल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अब 45 डिग्री ऊपर में बन रहा है, नीचे में बन रहा है, तो हम दोनों को हल करेंगे। तो हम किसी एक को हल करेंगे। अगर नीचे वाले भाग को भी लेंगे तो यह भी 45 डिग्री के सापेक्ष है, और ऊपर वाला को भी भाग लेंगे तो यह भी 45 के सापेक्ष है। इसका भी लंब है 7 मीटर, आधार है AC, इसका भी लंब है 7 मीटर, आधार है AC, दोनों सेम है। तो किसी एक भाग का वर्णन करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का। अब इस चित्र का एक्सप्लेन पहले कर लेते हैं। लिखेंगे माना कि
ए बी केबल टावर की ऊंचाई, ए बी केबल टावर की ऊंचाई, ए बी केबल टावर की ऊंचाई एवं सी डी भवन की ऊंचाई है, सी डी भवन की ऊंचाई है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, दूरी पर है, कुछ दूरी का मतलब दूर है एक दूसरे से। अब देख रहे हैं कि भवन के शिखर एवं टावर के शिखर का उन्नयन कोण तथा भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा एवं लिख देते हैं, एवं टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब जब देखा जा रहा था भवन के छत पर से तो टावर के शिखर को भी देख रहा है, टावर के निचले बिंदु को भी देखा जा रहा है जहाँ टावर खड़ा है। तो ऊपर देखा तो 60 डिग्री और नीचे की ओर देखा तो 45, लेकिन नीचे की ओर देखा तो 45 अवनमन बना रहा है। हम पढ़े हैं अवनमन ऊपर की ओर बनता है और उन्नयन नीचे की ओर बनता है, तो उन्नयन नीचे की ओर बन रहा है और ये अवनमन ऊपर बन रहा है। तो 45 ये 45 के सापेक्ष होगा क्योंकि एकांतर कोणों का संबंध है। अब दो त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, तो हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले हम 60 का करें या 45 का, कोई मायने नहीं रखता, बारी बारी से हल दोनों को करना है। तो 45 डिग्री का हल करेंगे तो हम बताए थे कि 45 डिग्री के सापेक्ष हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस दोनों में घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका भी ऊंचाई 7 है, आधार AC है, इसकी भी ऊंचाई 7 है और आधार DE है। तो DE AC आपस में आयत की आमने सामने की भुजा है जो बराबर होती है, दोनों भुजा बराबर है। तो हम एक ही भाग ले लेते हैं, लिख लेते हैं DCA, क्योंकि उन्नयन पे बनाते आ रहे हैं तो उन्नयने पे बना लेते हैं। DCA समकोण त्रिभुज DCA या ACD दोनों में कोई भी नाम दे सकते हैं। में कोण A जानकारी हो गया कितना डिग्री, कोण A 45 डिग्री। कोई दिक्कत कहाँ से आया, अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं, पढ़े हैं ना, अवनमन दिया हुआ उन्नयन हम निकाल लिए। उसके बाद CD 7 मीटर है ना, और AC जानकारी नहीं है, क्या मान लेते हैं, x माना। क्यों मान लिए, क्योंकि आधार तो सापेक्ष दोनों के सापेक्ष है तो हमको निकालना ही पड़ेगा, x मीटर हमें मान लिया, लिखेंगे। तो अब फिर कौन सा अनुपात सुनिश्चित होता है 45 के लिए, ध्यान से देखो, ये लंब हो गया, अरे ये तो लंब बटा आधार, अक्सर 10 मिलता जा रहा है हर प्रश्न में। ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में भी 10 पर रख देना प्रश्न बिना देखे समझे, क्योंकि जब मेथड बदलेगा तो मान अनुपात बदलेगा ना। लंब आधार आ रहा है तो हम 10 ले रहे हैं, लंब करना आ जाएगा तब साइन लेंगे, यह सुनिश्चित कर लेना। तो 10A पर 45 डिग्री बन रहा है तो लंब हो गया इसका CD, आधार हो गया AC, ठीक है। 10A का मान 45 डिग्री, A पर 45 डिग्री बन रहा है ना, CD 7 मीटर, AC x 10 45 के बदले में 1 7 बटा x, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बराबर 7 मीटर, हमें जवाब निकल गया, आधार 7 मीटर हो गया। हम ऐसे भी बताए थे कि जब भी 45 डिग्री कोण रहे ना, लंब आधार का अनुपात पूछे तो हमने एक ट्रिक बताया था, 45 डिग्री पर बराबरी बराबर, लंब भी आधार भी, दोनों आपस में, आधार दिया हुआ है तो लंब उतने होगा, लंब दिया हुआ है तो किसके पास सापेक्ष, 10 45 के सापेक्ष।
वस्तुनिष्ठ में परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा। सीधा जैसे न्यूनकोण 45 डिग्री दिया हमारे अल्लम आधार की बात के, तो बराबरी बराबर हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 मीटर आ गया हमारा। अब एक त्रिभुज और तो बचा है, दूसरा भाग जो 60 डिग्री के सापेक्ष बचा है, वह त्रिभुज हमारा 60 डिग्री के सापेक्ष DEB है। समकोण त्रिभुज DEB में है ना। अब DEB में हल करेंगे तो हम जान रहे हैं कौन D कितना डिग्री है, उसके बाद DE, तो हम जान रहे हैं कि DE किसके बराबर है, AC के बराबर है। और AC हम निकाल चुके हैं x ना, AC x है और x कितना निकाले हैं 7 मीटर। हम किसी का भी मान, अब DC AC के ही बराबर है, आमने सामने की भुजा है। AC को x माने थे और x का मान हम पहले से निकाल के बैठे हैं 7 मीटर। और एक भुजा हमारा, इसके लिए लंब कौन सा भाग होगा, मात्र BE होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पूरा BA लिख लेंगे, टावर 7 + h माने हैं, लेकिन त्रिभुज तो हमारा ये BE के ही सापेक्ष है, इसलिए लिखेंगे BE बराबर H माना, BE बराबर H माना। इसीलिए D के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात फिर सुनिश्चित हो गया हमारा 10 ना, इसीलिए 10D बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो गया BE, आधार हो गया D ना। तो D के जगह पर 10 60 डिग्री बन रहा है। BE के स्थान पर हमने निकाला अभी H और DE के बदले में x लिखोगे फिर 7 लिखोगे, तो एक ही साथ लिख लेते हैं 7। यहाँ हिंट्स में दे देते हैं x बराबर 7 मीटर हमने निकाल लिया है, हल कर लिया है। 10 60 का वैल्यू √3 बराबर h/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h को 1 से गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 7√3। h निकला है, अभी संपूर्ण टावर की ऊंचाई नहीं निकला है, क्योंकि हमने संपूर्ण टावर को A से B तक ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई को 7 + h माना था ना। तो इसका मतलब हो गया कि संपूर्ण टावर की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, अतः संपूर्ण टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा किसको, h + 7 n करना पड़ेगा। और h का मान हम क्या निकाले हैं 7√3 और फिर हमारा +7, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या √3 या +1। ये हमारा टावर की वास्तविक ऊंचाई हो गया, यही हमारा जवाब। कहीं दिक्कत किसी को? अगर भवन और टावर के शिखर की दूरी प्रश्न में पूछ लेता, यही भवन की और टावर के बीच की दूरी, तब तो हमारा x का मान 7 निकला हुआ ही है पहले से, हम 7 कह देते, ये जवाब पूरा हो गया। तो आगे 13 नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे। 13 नंबर प्रश्न में एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के बीच के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के सतह पर जहाज की गतिविधि को जांच करने के लिए एक लाइट हाउस, एक प्रकाशमय घर पूछते हो पाया जाता है, जो समुद्र की तली में चल रहे जहाज की स्थिति का अवलोकन करता है। समुद्र की तली में जहाज चल रहा है, पानी का जहाज समुद्र की तली में चलता है नीचे, तो 2 जहाज एक दूसरे के आगे पीछे। मान लो कहता है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, प्रश्न में दिया गया है, ये लाइट हाउस है, जो भी लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस कितना ऊंचा है 75। ये मान लिए कि AB लाइट हाउस है, जो समुद्र की तली से कितनी ऊंचाई पर है 75 मीटर की ऊंचाई।
कहा जा रहा है कि एक जहाज जो है, दो जहाज है और आगे में एक दूसरे के आगे पीछे है, मान लेते हैं सी और डी, दोनों जहाज है जो एक ही ओर चल रहा है। एक ही ओर कहने का अर्थ है या तो इस ओर जा सकती है या तो इस ओर जा सकती है, दोनों किसी ओर। तो सी और डी बिंदु पर दो जहाज हैं, मान लो सी और डी बिंदु पर दो जहाज है जो समुद्र की तली में है। जहाज से जिस तली में है उससे 75 मीटर ऊंचा पर लाइट हाउस है। लेकिन लाइट हाउस से दोनों जहाज को जब इंडिकेट करता है प्रकाश के माध्यम से, कहा जाता है अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण हमेशा हमने बताया था कि ऊपर की ओर बनता है। क्या बनता है? ऊपर की ओर। अवनमन की बात कर रहा था, अवनमन ऊपर में बनेंगे 45 और 60, तो जिसका झुकाव ज़्यादा कोण कम। हम लोग पढ़े हैं सापेक्ष झुकाव ज़्यादा कोण झुकाव कम कोण का माप। जैसे ये वाला हिस्सा जो है बाद वाला 60 डिग्री और ऊपर वाला हिस्सा जो है 30 और 60 है 30 से 45। ये हिस्सा 30 डिग्री और ये बना रहा है 45, क्योंकि हम देख रहे हैं कि झुकाव इससे ज़्यादा बनता है। ये 45 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री का अवनमन बना रहा है। तो अवनमन ऊपर में बनता है, अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं। अवनमन कोण उन्नयन के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ अवनमन कोण ये 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण भी इसका कितना डिग्री यहाँ 30 डिग्री। ये 45 डिग्री अवनमन कोण बना रहा है इसके सापेक्ष। तो अब यहाँ भी अवनमन कोण 45। अवनमन को उन्नयन के आधार पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अवनमन उन्नयन के बराबर होता है। ये नाम का अवनमन कोण है, लेकिन हमें बताना तो है उन्नयन पे ही आ रहा है। अब इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। जितनी दूरी है अभी ज्ञात नहीं है, मान लेते हैं x। दोनों जहाज के बीच की दूरी और ये पहला जहाज जो है अगर लाइट हाउस पे आधार जहाँ से डाला गया सिस्टम वहाँ से दूरी भी नहीं दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं y। और संपूर्ण दूरी की बात करें पूरा आधार हो जाएगा x प्लस y मीटर। ठीक है, संपूर्ण दूरी इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि जब 30 डिग्री वाले त्रिभुज का सॉल्व करेंगे इसमें आधार हमारा AD हो जाएगा, पूरा संपूर्ण दूरी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए संपूर्ण दूरी की जानकारी आवश्यक है। चित्र में कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत है तो इस चित्र का एक्सप्लेन हम कर लेते हैं अपने शब्दों में। माना कि AB लाइट हाउस की ऊंचाई है, क्या लिखेंगे? माना कि AB लाइट हाउस की ऊंचाई है, लाइट हाउस की ऊंचाई है, लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 तथा, तो 75 चित्र में दर्शा दिया वहाँ लिखेंगे ना, आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे तथा समुद्र की तली में, तथा समुद्र की तली में C एवं D बिंदु पर, C एवं D बिंदु पर दो जहाज एक दूसरे के पीछे है जो एक ही और गति कर रही है, जो एक ही और गति कर रही है, एक ही और गति कर रही है, जा रही है यानी गति कर रही है। C और D पर दोनों जहाज का बिंदु दर्शा दिए, यहाँ गति कर रही है। तथा लाइट हाउस से दोनों जहाजों को देखने पर
देखने पर अब नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री बनाती है। 45 डिग्री बनाती है। दिक्कत यहाँ तक में। अब आगे देखते हैं। फिगर में हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये भी जिसकी 78 मीटर ऊंचाई है, वह दर्शा दिए। जहाज समुद्र की तली में है, सी और डी पर लिखे, और लाइट हाउस से देखने पर, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, इसलिए अवनमन बन रहा है। तो लिखिए लाइट हाउस से देखने पर दोनों जहाजों के बीच, दोनों जहाजों को देखने पर बना एवं 45। चित्र में किसी को दिक्कत समझने में नहीं है। अब आगे क्या करते हैं, हमारे पास 30 डिग्री न्यून कोण के सापेक्ष भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और 45 डिग्री न्यून कोण के सापेक्ष भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज, क्योंकि लाइट हाउस का जो ये सिस्टम डाला गया है हमेशा लंब रहता है, वही पर डाला गया। अब आगे क्या करते हैं, हम एक न्यून कोण के सापेक्ष हल कर लेंगे। पहले हमारी इच्छा है हम पहले 45 पर ही ले लेंगे या 30 डिग्री पर, तो इसमें गलतियां नहीं होती है। इस त्रिभुज पर सॉल्व करें। अब अगर 45 डिग्री न्यून कोण वाले सापेक्ष लेंगे तो 45 डिग्री जो बना रहा है CAB, ये ना समकोण त्रिभुज बना रहा है, हम लिख सकते हैं CAB यानी तो BAC। CAB या BA समकोण त्रिभुज BAC यानी एक त्रिभुज जिस पर हमको हल करना है 45 डिग्री वाला, वह हमारा समकोण त्रिभुज है BAC। ये बीच में रखना है। समकोण त्रिभुज के लिखने के तरीके होते हैं कि समकोण का माप बीच में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जानकारी हमें क्या दिया हुआ, इसमें जानकारी में दिया हुआ है कि AB की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। जानकारी में है AB बराबर 75 मीटर। उसके बाद और जानकारी में है AC, जानकारी नहीं था लेकिन हमने माना AC बराबर Y माना, जानकारी नहीं है। कौन सी इस पर 45 डिग्री बन रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात सुनिश्चित कर रहा है। सी के सापेक्ष लंब और ये आधार है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कौन सा अनुपात तय हो जाता है, tan बराबर। इसलिए tan C बराबर लंब हो गया AB और आधार हो गया AC। tan C के स्थान पर tan 45 डिग्री, AB के स्थान पर 75, AC के स्थान पर 45 का मान 1/1 कर सकते हैं, 45 बटा y। समीकरण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, y बराबर 75 मीटर। जवाब आ गया अभी एक हिस्से का, यानी जहाज से जो लाइट हाउस का डाला गया सिस्टम है उसकी दूरी कितना हो गई, 75 मीटर। अभी हमारे पास एक त्रिभुज और है, उन्हें आगे हम हल करेंगे। उन्हें जब हल करेंगे आगे की ओर तो लिखेंगे दूसरा त्रिभुज 30 डिग्री के सापेक्ष बन रहा है BAB या BAD लिख सकते हैं। उन्हें समकोण त्रिभुज BAD। अब BAD में जानकारी फिर वही है AB कितना है 75 मीटर पहले से दिया हुआ है। उसके बाद AD जो है हमारा जानकारी है x प्लस y, ठीक है। और D का वैल्यू 30 डिग्री। अब इस G के सापेक्ष अगर देखा जाए तो लंब और ये नीचे वाली भुजा आधार, फिर लंब बटा आधार का ही अनुपात तय हुआ, इसीलिए हम लिखेंगे पुनः tan D बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा AD। tan D के स्थान पर tan 30, AB के स्थान पर 75, AD के स्थान पर x प्लस y। tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो दिक्कत 75 बटा x प्लस y। समीकरण में गुना करने का तरीका सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। x प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस बराबर 75 × √3, 75 √3।
दिक्कत। अब हम y का मान 75 निकाल के रखे ही हैं पहले से, तो इसे अगर हम मान लेते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 में 75 y इक्वल 75 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 75 रखने पर जो हमें पहले से प्राप्त है 75 अगर रखेंगे तो हमारा मान अगर x के स्थान पर तो x रहेगा ही, y के स्थान पर क्या लिख लेंगे 75 बराबर 75√3, इसीलिए x बराबर तो 75 उस और जाएगा आगे की ओर 75√3 में 75 क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो हम देखते हैं दोनों पद में 75 शामिल है, 75 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या √3 घटा, यही x का वैल्यू आया। और x ही तो हमारा दोनों जहाज के बीच की दूरी है, d और c हमने लिखा ना, दोनों जहाज d और c पर है ना, c और d, आज दोनों जहाज के बीच की दूरी x है, हम यहाँ लिख देंगे आता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD को ही माने थे x, और x निकला हमारा 75 इंटू √3 घटा 1, 75 इंटू √3 घटा 1 मीटर। अब √3 का मान भी हटा के जवाब निकाल सकते हैं, सिंपल सा मान है, तो दिक्कत यहाँ तक में। प्रश्न संख्या 14 नंबर में सामने एक चित्र दिया हुआ है। प्रश्न में है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सामने चित्र है, चित्र से भी चित्र बना सकते हो या हम एक समझा भी है। कह रहा है ध्यान से देखो, एक लड़की आई थी, भूमि है, क्या चित्र को ध्यान से समझना है। धरती पर एक लड़की खड़ी है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर। कह रहा है कि क्षितिज दिशा में, मतलब क्षैतिज रेखा पूछते हो ना, सीधा लंबवत नहीं, क्षितिज में दिख रहा है एक गुब्बारा जो है उड़ रहा है, और इस गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ प्रश्न में कितना 88 पॉइंट, और इस लड़की के जो आंखों के द्वारा बना ये गुब्बारा से कौन, ये कौन दिया हुआ है, उन्नयन कौन इसके सबसे पहले 60 डिग्री है, 45 प्रश्न में कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है पहले क्षण में उन्नयन कोण। इस लड़की के द्वारा जब देखा गया, लड़की जब भी देखा तो देखने के लिए आंख का इस्तेमाल किया होगा, और आंख शीर्ष पर होता है, माथे पर होता है, इसलिए हमने पैर से नहीं मिला दिया गुब्बारे, क्योंकि ये लड़की का तो आधार ये भाग है ना, नीचे वाला हिस्सा, ये मस्तक है, सिर है, आंख सिर पर होता है, इसीलिए हमने सिर को मिला दिया गुब्बारे वाले से। और यहाँ बन रहा है कितना डिग्री कोण 60 डिग्री। लड़की की ऊंचाई यही मान लेते हैं, लड़की की ऊंचाई ये भी ना, और गुब्बारे जो प्रारंभिक स्थिति में था CD, आइए तो लम्ब डाले हैं। क्यों लम्ब डाले हैं? क्योंकि ये वास्तविक आधार नहीं है, वास्तविक आधार तो नीचे है भूमि, इसलिए हम लम्ब डाल दिए ताकि हमारा 60 डिग्री का कोण तो आधार के साथ बनेगा। अब आगे फिर कह रहा है कि एक गुब्बारा जो है ये गैस वाला है, चल रहा है, आसमान में बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे। कुछ क्षण के बाद ये गुब्बारा आगे की ओर बढ़ गई, गुब्बारा आगे आ गया। फिर लड़की जो है वहीं से देख रही है, यहीं से इसी बिंदु से फिर से गुब्बारे को देख रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसका झुकाव कोण 30 डिग्री बनने लगा। क्या बनने लगा? पहली स्थिति में 60 डिग्री बना, जो यहाँ है गुब्बारा, गुब्बारा कुछ आगे चल रहा था,
तो आगे चल रहा है तो कितनी ऊंचाई पर गुब्बारा चल रहा है ये तो स्पष्ट है। हम जान रहे हैं 88.2 पर 88.2 मीटर ही हो गया। और अब जो है झुकाव का कोण 60 तो संपूर्ण है या इस गुब्बारे के साथ। अगला गुब्बारे के लिए जो क्षितिज रेखा खींचा इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण, 30 डिग्री का उन्नयन कोण जिस आधार के साथ बना रहा है वो आधार को और आगे ले जाते हैं और आगे जाएगा ना। ये आधार आगे दे देते हैं एफ, इसका नाम दे दिए जी एच। ये भी जी एच जो है सी डी, गुब्बारे की ऊंचाई सेम है, कोई अंतर नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है ना। सी डी भी 88.2 मीटर गुब्बारे की ऊंचाई है। जी एच यहाँ भी गुब्बारा ही है और ये भी ऊंचाई वही होगा क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई 2 बार नहीं दिया गया, एक ही बार दिया गया, उसी ऊंचाई पर खाली आगे खिसक रहा है, इसलिए 88.2 मीटर। अब स्पष्ट देखते हैं कि त्रिभुज को इस आधार के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर न बन रहा है, नीचे आयताकार क्षेत्र है। तो ये जो नीचे आयताकार क्षेत्र में कटा किसकी ऊंचाई के बराबर कटा? लड़की की ऊंचाई के बराबर कटा। तो लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर जी एफ की दूरी हो जाएगा यहाँ, दिक्कत। तो ये 1.2 मीटर कट गया गुब्बारे की ऊंचाई में। 88.2 में 1.2 घटा 87 मीटर एकदम कंप्लीट इसकी ऊंचाई हो जाता है। 87 मीटर कंप्लीट हो गया। 88.2 तो गुब्बारे की संपूर्ण ऊंचाई है धरती से ना, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो काल्पनिक आधार है यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई 87 मीटर ही होता है। अब कोई दिक्कत इस चित्र को समझने में कोई दिक्कत? अब गुब्बारा जो चला, ध्यान से देखते हैं गुब्बारे चला कहाँ से कहाँ तक आगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है गुब्बारे दूरी कितना तय किया। गुब्बारे था डी बिंदु पर, आ गया एच पर, इसका मतलब है गुब्बारे इस भाग से यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचा ये भाग किसके बराबर है रे? ये भाग सी जी के बराबर है, ई एफ के बराबर है, डी एच के बराबर ना। ई बिंदु से ना गुब्बारे एफ बिंदु पर आ गया, इसका मतलब है इसे जो लंब डाले हैं ई से एफ पर आ गया ना, वही दूरी सी से जी है। ये तीनों हम पढ़े ना आयताकार क्षेत्र की सभी दूरियां आपस में आमने सामने के बराबर होती है, आमने सामने की दूरी बराबर होगा। हम मान लेते हैं गुब्बारे द्वारा अगर तय की गई दूरी x है तो यही दूरी x ये भी होगा ना, और यहाँ का भी दूरी x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब शेष लड़की की दूरी जो पहले गुब्बारे से पहले था ये भी तो हिसाब में नहीं दिया हुआ, ये लड़की कितना दूर है प्रश्न में नहीं है। इस दूरी को मान लेते हैं y, ये वाला हिस्सा हमारा y हो जाएगा, दिक्कत? क्योंकि आमने सामने में आयताकार क्षेत्र की दूरी बराबर होती है जी। तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण आधार की दूरी x+y। इस चित्र को अगर समझ जाते हैं हिसाब कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। फिगर में किसी को दिक्कत? किसी को भी अगर फिगर समझ रहे हैं तो सवाल है कहाँ? हमारा एक 30 डिग्री के सापेक्ष, एक 60 डिग्री के सापेक्ष समकोण त्रिभुज बन रहा है और दोनों को हम लोग लंब आधार tan का अनुपात लेके अलग अलग समीकरण निकालेंगे और हमारा x का जो मान आएगा वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। y तो हमें निकालना नहीं है क्योंकि y निकलेगा मान, लेकिन y की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो गुब्बारे ने जो दूरी तय किया उस सफर x ही माने। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार फिगर का एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि ए बी लड़की की ऊंचाई, फिगर में जैसे बनाए थे उसी तरह एक्सप्लेन करना है। माना कि ए बी लड़की की ऊंचाई एवं अब आगे देखते हैं सी डी बराबर जी एच, दोनों गुब्बारे की ऊंचाई है, दोनों लिख देते हैं। सी डी बराबर जी एच गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई है। सी डी बराबर जी एच इसलिए लिखे कि सी डी और जी एच 2 बार गुब्बारा है, दिख रहा है प्रश्न में ये चित्र में। तो सी डी प्रारंभ में था, जी एच बाद में हुआ। अब आगे लिखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में गुब्बारे और लड़की के शीर्ष आंख द्वारा बना उन्नयन कोण 60 डिग्री।
एवं प्रारंभिक स्थिति में लड़की की आंख एवं गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है ना प्रारंभ में 60 डिग्री है तथा प्रारंभ में तो 60 डिग्री बन रहा है तथा गुब्बारे के कुछ दूरी चलने पर गुब्बारा कुछ दूरी सफर भी किया है हम लिखेंगे तथा गुब्बारे के कुछ दूरी आगे बढ़ने पर पुनः लड़की की आंख द्वारा बना नयन कोण 30 डिग्री कोई दिक्कत? प्रश्न में चित्र जिस तरह से बनाया एक्सप्लेन भी वैसा ही किया। ये भी लड़की की ऊंचाई है, ठीक है, ये भी लड़की की ऊंचाई है और ये CD GH दोनों स्थिति में गुब्बारे की ही ऊंचाई है। उसके बाद लिखे हैं प्रारंभिक स्थिति में लड़की की आंख एवं गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। और कुछ दूरी जब गुब्बारे आगे बढ़ती है तो लड़की की आंख के द्वारा बनता है उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 से घट के 30 हो जाता है। अब ये जो हम लड़की की आंख या शीर्ष से हम लम्ब डाले हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए त्रिभुज में ये त्रिभुज बने। अब आगे समकोण त्रिभुज 60 डिग्री के सापेक्ष अगर लेते हैं, सबसे पहला 60 डिग्री के सापेक्ष, तो 60 डिग्री के सापेक्ष जो बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखो DEB बन रहा है, DEB बन रहा है क्योंकि 60 डिग्री तो D बिंदु से ही मिलाने पर बनता है। सबसे पहले हम 60 डिग्री वाला ही हल कर लेते हैं समकोण त्रिभुज DEB में, समकोण त्रिभुज DEB में। अब DEB में स्पष्ट दिख रहा है कि ED, ध्यान से देखो DE, ये DE 88.2 नहीं है, इसमें 1.2 लड़की की ऊंचाई घट जाएगा, क्या बचेगा 87 मीटर, क्योंकि C से न D तक है हमारा 88.2। लड़की जो यहाँ जो खड़ी है लड़की की ऊंचाई इसके बराबर कटेगा ना, घट के क्या बच जाएगा 87 मीटर, कोई दिक्कत? उसके बाद BE आधार है ये BE, कितना जवाब है BE में हमारे पास? BE कुछ नहीं है तो Y मान लिए, BE क्या है Y माना। और कोण B पर हम कितना डिग्री कोण बना रहे हैं? 60 डिग्री कोण बना रही है 10 इसीलिए स्थिर अनुपात तो हमारा 10 ही हो गया। लंब आधार, लंब बटा आधार क्या निश्चित होता है 10 B बराबर लंब हो गया DE और आधार हो गया B, तो दिक्कत? अब tan B के स्थान पर हम tan 60 डिग्री रख लेंगे क्योंकि B का मान 60 डिग्री है, चित्र में भी है, यहाँ भी बगल में लिख लीजिए, कोई दिक्कत? DE का मान अभी जस्ट निकाल के दिखा 87 है, 88.2 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 1.2 लड़की की ऊंचाई घटा हुआ है, 87 हो गया। BE का वैल्यू मैंने क्या माना है 1। अब 60 का मान हम लोग जानते हैं, अंतिम मान √3, 87 बटा समीकरण में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये √3y इंटू y इक्वल 87, इसीलिए y बराबर अगर पूछा जाए 87 बटा √3। परिमयीकरण करना है ना इसका, परिमयीकरण करने के लिए बराबर पद से गुना कर लेते हैं, 87 √3 बटा 3 से कटा दोगे 87 29 बार में कट जाता है
29 रूट कोई दिक्कत। ये y का मान अभी हमारे पास प्राप्त हो गया 29 रूट 3 मीटर, लेकिन y तो प्रश्न में नहीं याद करना है। प्रश्न में पूछ रहा है कि गुब्बारे कितना दूरी तय किया, तो x हमने माना है, तो हम y का मान आप दूसरे समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। अब हम हल करते हैं पुनः 2 मीटर यहाँ दर्शा लेते हैं ताकि हल कर सकें। पुनः समकोण त्रिभुज जो 30 डिग्री के सापेक्ष है उसका नाम हम लोग चित्र पर देखें क्या है। यहाँ से 20 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद H है, F है ना, F तो समकोण है, F को बीच में रखना है, क्या लिखा है BF समकोण त्रिभुज BF दिक्कत। अब इसमें भी जो जवाब हमें प्राप्त है HF दिक्कत HF 87 कैसे प्राप्त हुआ है, वहाँ 88.2 में 1.2 घटाए हैं तो हो गया 87 मीटर दिक्कत। और उसके बाद EF X, ये X हमने माना है क्योंकि प्रश्न में नहीं है, और यही X दूरी है जो गुब्बारे द्वारा तय किया गया। कोण B पर 30 डिग्री 60 डिग्री तो प्रारंभिक स्थिति में ही बना रहा था, इसीलिए पुनः देखते हैं कि इस कोण के लिए भी लंब और आधार का अनुपात है ना। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे EF हम तो गलती लिख ली क्योंकि हमें B के लिए तो पूरी दूरी B से F तक में दूरी चाहिए, B से F तक। ध्यान से देखो, जब त्रिभुज का बात है तो EF से त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, त्रिभुज तो बन रहा है हमारा पूरा B से लेके F तक, तो BE है Y और इधर EF है X, संपूर्ण दूरी निकाल के रखे हैं यहाँ रखे हैं X प्लस ये X प्लस Y पर बनेगा ये 30 डिग्री, कोई दिक्कत। आगे हम क्या कर देते हैं, अब अनुपातिक राशि के रूप में देख लेते हैं कि इसके लिए ये लंब है और नीचे वाला आधार है। लंब आधार के लिए हम प्रयोग करते हैं tan B बराबर लंब का मान क्या रखेंगे HF और आधार के बदले में BF, कोई दिक्कत। tan B के स्थान पर tan 30 डिग्री, HF का मान और BF के स्थान पर x प्लस y, tan 30 के स्थान पर tan 30 √3 1/√3 87 बटा x प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस y बराबर 87 रूट, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण। अब जब समीकरण निकला y का मान पहले से तैयार है ना, तो y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 29 रूट 3 रखने पर अब रख लेते हैं x प्लस 29 रूट 3, y के स्थान पर रख दिए ना, y के स्थान पर 29 रूट 3 बराबर 87 रूट 3, ये 29 रूट 3 उधर चला जाएगा, 87 रूट 3 में 29 रूट 3 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो घटाने के बाद क्या लिखेंगे, देखो 87 रूट 3 में 29 रूट 3 घटा के देखो 87 रूट 3 घटा 29 रूट, तो 17 में 6 गया 8, 5 में ये हो गया 7 में हो गया, अभी रूट 3 में रूट 3 नहीं घटा देंगे, 84 ये जो है 58 रूट 3 हो गया, 58 रूट। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी था ना x, अतः लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई 58 रूट 3, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 रूट 3 मीटर आंसर, यही दूरी जो गुब्बारे के द्वारा तय किया गया है। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में कहीं भी। आगे प्रश्न संख्या 15 में दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की
और एक समान चाल से आता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न में कहा जा रहा है एक राजमार्ग, एक मीनार है, क्या है? मीनार। और इस मीनार तक एक राजमार्ग जाता है, सड़क जाता है। मीनार जहाँ खड़ा है ना, देख रहे हो ना, जैसे किसी का कोई घर भवन खड़ा रहता है तो वहाँ तक एक रास्ता जाता है। तो ये रास्ता है, ये राजमार्ग है, राजमार्ग है। सड़क बोल समझो, सीधी सी बात, राजमार्ग वही सड़क बोला जाता है। ये सड़क जो है खत्म हो जाता है कहाँ पर जाकर? मीनार तक जा गया और सड़क समाप्त हो गया, कोई दिक्कत? और ये मीनार है, इस मीनार पर एक आदमी पहले से, यहाँ ऊपरी सिरे पर आदमी पहले से मौजूद है। ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, तल बिंदु हो गया। तो ए भी हम मान लिए क्या है? मीनार जो धरती पर खड़ा है, लेकिन ये भूमि पर जो है वहाँ मीनार के पास तक सड़क जा रहा है। क्या जा रहा है? ये सड़क। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो ध्यान से, इस सड़क पर देखा क्या गया कि एक कार भी चल रही थी, एक कार चल रही थी, और जो धीरे धीरे चाल से मीनार के ही ओर जा रहा था। जा तो पाएगा मीनार तक, लेकिन उसके बाद सड़क ब्लॉक है, क्लोज है, खत्म हो जाता है यहाँ तक आकर। तो इस व्यक्ति ने क्या देखा, एक आदमी ने वहाँ से देख लिया इस कार को, ऊपर से। जब ऊपर से कोई भी व्यक्ति देखता है, हम जानते हैं दर्शक ऊपर, देखी जाने वाली वस्तु नीचे हो, तो अवनमन कोण बनता है। हाँ, तो कह रहा है कि इस व्यक्ति ने जो देखा कार को, तो फर्स्ट टाइम में कार और उस व्यक्ति के द्वारा बना अवनमन कोण प्रश्न में 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो सीधी सी बात जानते हैं, उन्नयन भी 30 होगा। दिक्कत? अब ये ए बी मीनार की ऊंचाई है और प्रारंभ में कार सी बिंदु पर है। कितने बिंदु पर है? सी बिंदु पर। तो कार को जाने का मार्ग तो हम देख रहे हैं कि कार जा रहा है मीनार की ओर, और एक समान से चाल से जा रहा है। कह रहा है कि इस कार की गति जो है ना बहुत ज़्यादा स्पीड है, ना बहुत स्लो, एकदम समान चाल से जा रहा है। वो आदमी देख भी रहा है कि एकदम बढ़िया से जा रहा है, धीरे धीरे एक चाल से। तो धीरे धीरे जब यह बढ़ रहा है तो बढ़ किधर रहा है? मीनार की ओर। कुछ देर स्थिर होकर देखने लगा, पता चला 6 सेकंड तक उसने अपने टाइम को मिलाया घड़ी से। 6 सेकंड के बाद देखा तो ये कार चलकर, जो पहले वहाँ था, ये कार चलकर यहाँ आ गया। देख रहे हो ना, ये कार है, ये कार चलकर 6 सेकंड बाद इस बिंदु पर आ गया। अब फिर से वह दोबारा देख लिया इस कार को, मान के चलो ये बिंदु है। अब की बार जो देखा तो उसका अवनमन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया। अवनमन कोण 60 हो गया, देख रहा है ऊपर से ना, अवनमन कोण 60 हो गया। तो अवनमन उन्नयन के बराबर होता है, तो हमने इसको 30 डिग्री, ये 60 डिग्री कर दिया। प्रश्न में यही दिया हुआ, इस फिगर में किसी को दिक्कत समझने में? फिर से अगर समझना है तो हम मान लो ये सड़क एक है, ये सड़क जाकर खत्म हो जाता है मीनार के पास। तो ये मीनार है, और ये मीनार की ऊंचाई हमारे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। लेकिन कह रहा है कि मीनार पर एक आदमी है और सड़क पर एक गाड़ी चल रही थी, कार, जो कार बना के भी दिखाती है, एक समान चाल से चल रही है। और प्रारंभिक फर्स्ट टाइम में कार सी बिंदु पर था, और जिस समय देखा उस आदमी ने 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा था, तो अवनमन ऊपर बनाया, उन्नयन नीचे बन जाता। उसके बाद गाड़ी 6 सेकंड तक कंटिन्यू चलकर डी बिंदु पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? डी बिंदु पर। और डी बिंदु पर से फिर से उस आदमी ने देखा तो कार का अवनमन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सी से डी तक तो कार 6 सेकंड टाइम लिया, लेकिन अब डी से मीनार तक जाना है उसको, तो कार कितना और टाइम लेगा कि मीनार को छू लेगा? टाइम नहीं पता है तो मान लेते हैं 30 सेकंड। टी से टाइम होता है ना, टी से टाइम होता है, इसलिए हम टी मान लिए। एक्स मान लो, वाई मान लो, मानने के लिए कोई भी बेंडिंग नहीं है, जो चर राशि मान सकते हो, कोई दिक्कत
तो अब डी से ए तक कार को आने में समय क्या लगेगा ये जानकारी नहीं था, इसलिए हमने डी से ए तक के जाने में कार द्वारा लगा समय टी माने। समय माने हैं, दूरी नहीं। अभी क्या माने हैं? समय। अब जबकि हमको दूरी निकालना है। चित्र को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर चित्र समझ गया तो इस चित्र का एक्सप्लेन करना है। अब क्या लिखेंगे इस चित्र के संबंध में? चित्र के संबंध में हम लिखते हैं पहले माना कि ए बी, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, इसकी को एच मान लेते हैं, बाद में प्रश्न में दर्शा देंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, एवं सी डी ए सी ए राजमार्ग है, सी ए राजमार्ग है जो मीनार तक जाती है, मीनार तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मीनार तक जाती है। अब ये राजमार्ग तो आगे भी होगा, लेकिन हमारा कार सी से चल रहा है, हमने सी से मान लिया, कोई दिक्कत? प्रारंभिक स्थिति में राजमार्ग पर चल रहे कार, फर्स्ट टाइम जब व्यक्ति देखा तो उसको प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। प्रारंभिक स्थिति में राजमार्ग पर चल रहे कार और मीनार पर बैठे आदमी के बाद बीच बना अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति में राजमार्ग पर स्थित कार एवं मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। शिखर लिख लिए इसलिए कि शिखरे पर आदमी है। अवनमन कोण 30 डिग्री है एवं 6 सेकंड बाद समान चाल से गतिशील कार एवं, ये 6 सेकंड बाद किस चाल से गतिशील था? समान चाल से गतिशील कार एवं मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहाँ एक बातें समझना है। टाइम ना दिया हुआ 6 सेकेंड, दूरी क्या था तो ये तो जानकारी नहीं है। सी और डी के बीच दूरी कितना है, डी और ए के बीच दूरी कितना है, दूरी नहीं है। हमने भी टाइम में मान लिया, आगे टाइम से नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोग दूरी से ना निकाले हैं। त्रिभुज का कोई भी भाग लंब बटा आधार पे दूरी होना चाहिए। दूरी निकालने के लिए हमको चाल के साथ साथ समय की भी जानकारी होनी चाहिए, और समय के साथ साथ चाल की, क्योंकि दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना। तो हमारे पास समय है, कार की चाल जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कार की चाल जो है एक समान चाल, क्या है? एक समान चाल। तो अब हम पहले मान लेते हैं, अब पुनः माना कि कार की एक समान चाल, जिस चाल से रफ्तार से चल रही है, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि सेकेंडे में दिया हुआ है हमारा समय, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं मानेंगे। क्या चीज में मानेंगे? 1 मीटर प्रति सेकेंड। और अब देखो समय हमारे पास दिया गया है कितना? 6 सेकेंड समय।
सी से डी तक जाने में समय बराबर लगा समय, तथा लिखेंगे सी से डी तक जाने में लगा समय। सी बिंदु से डी तक जाने में लगा समय कितना है? 6 सेकंड। कोई दिक्कत? इसीलिए दूरी बराबर, दूरी कहाँ की दूरी? सी डी की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, दूरी बराबर फार्मूला पढ़े हैं, चाल गुना समय। चाल मतलब x गुना समय 6 बराबर क्या हो गया? तो ये x हमारा समय था, लेकिन अब वास्तव में इसकी दूरी जो हो गया अब हमारा 6x हो गया। क्या हो गया? 6x। दिक्कत? पुनः एवं अगर DA की दूरी, D से A की दूरी अगर निकालेंगे DA बराबर, इसके लिए भी तो चाल वही है, कितना? x। और समय हमने क्या माना था? t। अब बताओ हमारे पास D से A तक के लिए पहले से t माना हुआ टाइम माने हैं, ठीक ना? तो D से A तक लिख लेते हैं, D से A तक जाने में लगा समय, t माने हैं, है ना? समय क्या माने हैं? चाल हमारे पास पहले से मालूम है, चाल क्या मालूम है? x मीटर प्रति सेकंड, ये भी माने हैं पहले ही। इसीलिए दूरी AD अगर पूछा जाए या DA पूछा जाए, दूरी बराबर फार्मूला क्या हो? चाल गुना समय। चाल हमारा क्या हो गया? x और समय t, तो क्या हो गया? x t मीटर, x t मीटर, x t। हाँ, दूरी माने हैं, सेकंड तो पहले था t सेकंड, अब दूरी यहाँ से यहाँ हो गया x t। तो दिक्कत? लेकिन अब टोटल दूरी की बात कहा जाए तो कितना हो गया? टोटल दूरी हो गया 6x प्लस xt। अब कहोगे सर इतना झेल देना जरूरी था, तो 6x पर निकाल लेते, t पर ही निकाल लेते, तो टाइम निकला है, हमें दूरी निकालना है, दूरी जानकारी है। जब तक दूरी नहीं निकलेगा तो गणितीय तरीके दूरी निकालेंगे तब तो हमारा समय ज्ञात होगा। अब आगे हम वही प्रोसेस में चले जाएंगे। अब हमारा जो समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने का जो वही तरीका था, पहले वाला पूर्व वाला 30 डिग्री और 60 डिग्री के सापेक्ष किसी एक त्रिभुज को हम हल करना। प्रारंभ में 30 डिग्री पर था कार्य, प्रारंभ से ही शुरुआत कर लेते हैं। प्रारंभ में 30 डिग्री पर था तो कौन बना रहा था? त्रिभुज बना रहा था CAB। क्या लिखेंगे आप? समकोण त्रिभुज CAB से, समकोण त्रिभुज CAB में हम पहले से जान रहे हैं कि CAB में AB की भी ऊंचाई जानकारी नहीं है, AB भी जानकारी में नहीं है, तो हमने मान लिया H, क्योंकि मीनार की ऊंचाई जानकारी प्रश्न में है नहीं है, तो H मान लिए। उसके बाद AC अभी जस्ट निकाल के दिए हैं कि A से C तक की दूरी हमारे पास 6x प्लस xt ना, हो जाएगा 6x प्लस xt। और कौन C पर बन रहा है? कौन 30 डिग्री। अनुपात तो तय है, इसके लिए लंब हो गया सामने की भुजा, नीचे वाला बेस हो गया आधार, और लंब बटा आधार tan, इसलिए tan C बराबर लंब बटे आधार। तो लंब के बदले में AB, आधार के बदले में tan C के स्थान पर 35, AB के स्थान पर H, AC के स्थान पर 6x प्लस xt, 6x प्लस xt। उसके बाद tan 30 का मान 1/√3, ये मान हो गया h बटा 6x प्लस xt। समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो गुना कर लेते हैं एक दूसरे को क्रॉस के रूप में। h√3 बराबर 6x प्लस xt प्लस
इसलिए h बराबर h का मान निकालेंगे तो 6x प्लस xt बटा √3। अभी इसको मान लेते समीकरण। पुनः हमारे पास अभी और भी एक त्रिभुज बचा हुआ है जी। पुनः जो त्रिभुज बचा हुआ है उस त्रिभुज की नाम DAB। उस त्रिभुज का नाम क्या है? DAB। पुनः जो त्रिभुज बना हुआ 60 डिग्री के सापेक्ष उसको कहते हैं DAB। ठीक है, DAB। पुनः समकोण त्रिभुज DAB में समकोण त्रिभुज DAB, इस त्रिभुज में भी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? BA बराबर H। स्टार लो पहले से, बाद में बैठना भी है ना। DAB में हमारे पास फिर से AB ही दिया हुआ था। AB बराबर H। AB बराबर H। H DA। जो माने थे। उसके बाद आगे है DA बराबर DA, यही DA बराबर टाइम T माने थे, लेकिन दूरी तो हमारा XT आया है XT। ना, दूरी हो गया XT। XT। कोण D और बराबर D के पर कौन बन रहा है? 60 डिग्री का। कौन D बराबर 60 डिग्री। फिर से अनुपात कौन सा हो जाता है? tan, का। क्योंकि इसके लिए लंब आधार, लंब बटे आधार हमेशा सूत्र कौन सा होता है? tan। tan D बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा AB। AB, आधार हो गया AD। AD। DA AD एक ही हुआ। अब tan D का मान 60। tan 60 डिग्री। AB का मान H। AB का मान है H और AD का मान T। XT। कोई दिक्कत? X। फिर आगे हल कर लेते हैं यहाँ सामने पुनः tan 60 के बदले में मान क्या रखेंगे? tan 60 के स्थान पर √3 बराबर H बटा XT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H इक्वल √3 XT। इसको मान लेते हैं समीकरण। अब ध्यान से देखते हैं समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है ना, समीकरण 1। जो समीकरण 1 है इसको दिखा रहे हैं, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे सामने में मौजूद है। दोनों समीकरण में हम क्या देख पा रहे हैं? समीकरण 1 में भी H का मान है और समीकरण 2 में भी H का मान है। और जब हम लोग जानते हैं कि समीकरण में एक पक्ष इक्वल हो जाता है, दूसरा पक्ष भी आपस में स्पष्ट से देखते हैं। समीकरण 1 भी H का मान दे रहा है, 2 भी H का मान दे रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि एक पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। हम लिख ले समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जो मान बराबर है उस बराबर वाले मान को क्या कर लेंगे? छोड़ देंगे। जो मान बराबर नहीं है राक्षस वाला उसको हमने सामने बराबर करके लिखेंगे। क्या कौन सा मान बराबर नहीं है? 6x प्लस XT बटा √3 बराबर √3 XT बटा कुछ नहीं तो। अब हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 और √3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 XT तो रहेगा ही। 3XT बराबर इस दोनों को गुना कर लेते हैं। 6x प्लस XT। अब देखो XT और XT एक जैसी जाती है, आपस में आके घट जाएगा। 3XT में सिंगल XT घट गया, बचा उधर क्या? 6x ना, ये सिंगल 6x बचा, XT तो इधर लाके घटा दिए। 3XT में एक XT घट गया सिंगल, बचा क्या? 2x बराबर x से x कैंसिल, 2 दिया t इक्वल 3। t क्या माने थे हम? टाइम, या लिखे भी हैं t सेकेंड टाइम माना है। सेकेंड में क्या चीज में माने हैं? सेकेंड। इसका मतलब है गाड़ी D से A बिंदु तक जाने में जो समय लिया, कितना समय लिया? 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड। अतः लिखेंगे, अतः कार को, अतः
कार को डी बिंदु से मीनार तक जाने में, डी बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, यही हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? कहीं भी अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं है। चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखो ध्यान से, मीनार है, ये क्या है? तो मीनार धरती पर ही तो होगी खड़ी, ये भूमि है जी। और इस भूमि पर खड़ी जो है मीनार की ऊंचाई कह रहा है कि मीनार के जो आधार है, आधार का मतलब ही होता है निचला बिंदु। इस आधार से दो बिंदु है क्रमशः, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु 9 मीटर। अब ए बी अगर नाम दे दिए तो इसी को नाम सी दे देते हैं, वो डी दे देते हैं। मीनार के आधार से पहला बिंदु 4 मीटर पर, दूसरा बिंदु 9 मीटर पर। जो पहली बिंदु है वो तो कम दूरी होगी, दूसरी बिंदु की दूरी ज़्यादा होगी। तो ये ए से सी की दूरी दिया हुआ है कितना? 4। लेकिन ए से डी की दूरी दिया हुआ है 9 मीटर। सी डी 9 नहीं है। रेस्ट को बढ़िया से समझ लेना है कि मीनार के आधार से पहले फर्स्ट वाला बिंदु की दूरी 4 मीटर और मीनार के आधार से ही दूसरी बिंदु की दूरी। कहा जाता है कि इस मीनार के शिखर से अगर इस बिंदु को मिलाया जाए तो दोनों कोण पूरक कोण बनाते हैं। कैसा कोण बनाते हैं? पढ़े हैं हम। पूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिसका योगफल 90 के बराबर। अब इसमें 90 दोनों को मिलकर 90 होता है। किसी एक का जानकारी तो नहीं है 50-40 होगा कि 30-60 होगा, ये जानकारी नहीं है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों मिलके पूरक बनाता है। तो जब भी कोण की बात आए तो हम जब भी चरराशि में मानते हैं, किसी भी संख्यात्मक मानते हैं, XYZ मान लेते हैं ना। लेकिन जब कोण मापने की बारी आए तो कोण को मापने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है। ग्रीक अक्षर हुआ भी थीटा भी एक प्रकार का चरराशि है। अल्फा, बीटा, थीटा, आई, ये सब गामा, सिग्मा, ये सब जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ जो है दोनों कोण का वैल्यू मान लेते हैं। तो अगर पूरक का कोण हमेशा 90 के बराबर होता है, दो का योग। एक कोण को अगर थीटा मान ले, थीटा डिग्री, दोनों का 90 है तो एक अगर थीटा हो जाएगा तो दूसरा उसमें घटेगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो दूसरा कोण ये अगर पहला वाला बिंदु पर थीटा डिग्री कोण बनेगा तो दूसरे बिंदु पर 90 माइनस थीटा डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। अब दोनों को जोड़ के देखो, थीटा जोड़ 90 घटा थीटा, थीटा थीटा कट गया, बचा क्या? हुआ ना 90। क्योंकि पूरक हमेशा दोनों मिलने के बाद 90 के बराबर हो, पूरक का यही पहचान है। पूरक कोण आपस में दो ऐसे कोण जिसका योगफल 90 हो, पूरक दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाए तो समपूरक। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, प्रश्न में भी आ सकता है, परीक्षा में। इस बात को याद रखना। तो इस फिगर को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर होगा। ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ नहीं है, 6 मीटर होगा इस मीनार की ऊंचाई, ऐसा हमको जवाब में निकालना है। हम अभी ऊंचाई 6 मीटर प्रूफ ना करेंगे, हम ऊंचाई मान लेते हैं h का वैल्यू 6 निकाल के दिखा देना है, तब हमारा जवाब हो जाएगा प्रूफ। लिखेंगे माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई, माना कि ये भी मीनार की ऊंचाई एवं मीनार के आधार से एवं मीनार के आधार से दूर सी एवं डी बिंदु, सी एवं डी बिंदु क्रमशः 4 मीटर
तथा 9 मीटर। इसलिए मीनार के आधार से दूर है सी एवं डी। सी बिंदु 4, डी बिंदु 9 मीटर चित्र में दर्शा दी है। अब कुछ लिखना है चित्र के विषय में। 9 मीटर है। कौन के विषय में भी लिखना है। तथा दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर द्वारा बना कोण, मीनार के शिखर द्वारा बना कोण पूरक है। क्या है? पूरक है। जो प्रश्न में कहा जा रहा है पूरक है। प्रश्न में जो लिखा हुआ है हम लिखें। आप 2 त्रिभुज तो बन रहा है ना, एक एक करके हल करते हैं। पहले 30 डिग्री थीटा वाला ले लेते हैं। ये 4 मीटर वाला जो बन रहा है इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा CAB। लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज BAC में क्या पता है? पता है हमें AB बराबर है H हमने माना है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, रूप शो करना है, इसलिए हमने मान लिया। AC हमारे प्रश्न में 4 मीटर। और कौन सी हमने यह भी थीटा डिग्री माना है। थीटा डिग्री क्या की है? इसीलिए अनुपात तो तय है कि इसके लिए लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan C बराबर लंब AB आधार AC। कोई दिक्कत? tan C के स्थान पर tan थीटा डिग्री, AB के बदले में H बटे AC के बदले में 4। कोई दिक्कत? इसे मान लेते हैं समीकरण। पुनः आगे हल करते हैं। एक और त्रिभुज जो बचा हुआ, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा बचा हुआ है? पुनः समकोण त्रिभुज BAB या BAD, त्रिभुज BAD। इसमें भी लंब तो हमारा AB ही है। AB बराबर H, तो पहले भी मान चुके हैं। उसके बाद AD बराबर 9 मीटर। कौन D 90 माइनस थीटा डिग्री। ये भी हमारा निकला है, माना था थीटा ना, उसी आधार पर ना निकला था। अब इसलिए इसके लिए भी हो गया लंब आधार। लंब और आधार क्या तय करता है? लंब बटा आधार tan थीटा। tan D बराबर लंब हो गया AB और आधार हो गया AD। tan D के स्थान पर tan 90 माइनस थीटा ना, D का मान 90 माइनस थीटा रखा है, 90 माइनस थीटा। AB का स्थान पर H और AD के स्थान पर, इसे मान लीजिए समीकरण। या इसको tan 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। tan 90 माइनस थीटा हम लोग न्यूटन वाले सूत्र में पढ़े थे। कोट थीटा बराबर H बटा, इसको मान लें समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को गुना करने पर। हम जानते हैं समीकरण प्राप्त होने पर समीकरण का सिद्धांत होता है जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर। ये तो गणित का सिद्धांत है। गुना कर लेते हैं। LHS पक्ष LHS में गुना हो जाएगा। RHS पक्ष LHS हो गया tan थीटा यहाँ, और इसका LHS हो गया tan थीटा। इसका LHS है, इसका tan गुना कोट। RHS इसका H बटा 9 है, H बटा 4 है, उधर H बटा दिक्कत। tan थीटा गुना कोट थीटा जब हम पढ़े थे एक दूसरे के विलोम से, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में जब एक दूसरे को उल्टे पद से गुना करते हैं तो हमेशा पद का गुणनफल 1 होता है। 1 हो गया। ये हो गया H गुना H स्क्वायर बटा, फिर से समीकरण में गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है ना। H स्क्वायर बराबर 36, इसीलिए H बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में, रूट जब निकला तो 6 मीटर ना। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही प्रूफ भी करना था ना। अतः मीनार की ऊंचाई
बराबर 6 मीटर ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। याद रखना, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक, सीधा जो भी बिंदु की दूरी दिया गया है उसको गुना करके रूट कर देना, कोई नया रूल नहीं। अगर पूरक दिया हुआ है, कह दे कि पूरक है, ठीक है, ये कौन पूरक है, अब माप इधर दिया हुआ है अलग अलग, कह देगा कि एगो बिंदु 9 मीटर की दूरी पर, एगो 16 मीटर की दूरी पर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 16 गुना 9 144 का वर्गमूल 12 मीटर। एक शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा ना, तो जो बिंदु की दूरी दिया हुआ है दोनों को गुना करके सीधा रूट कर लेंगे। ये तो बनाने का प्रोसेस हमने बताया। ऊंचाई निकालने के लिए हमेशा जो बिंदु दिया हुआ रहेगा दोनों बिंदु की दूरी को गुना करके सीधा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जवाब निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसी तरह हल करना है।